जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा एक सेशन है रिगार्डिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ द सर्वरलेस वेब एप्लीकेशन ऑन द AWS। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। माय नेम इज उजैर उस्मान एंड आई एम द सर्टिफाइड AWS Solutions Architect Associate and the Solutions Architect Professional, and I am working as an DevOps engineer for the last 4 years in the industry, and currently I am leading the DevOps department in my current organization. Uh, I have worked on multiple projects. I have the knowledge of both the product based, project based, how to handle the projects, how to handle the product, and currently I am I'm currently working on the security stuff like the end goal is HIPAA compliance, ISO 27001. So that is the part of the DevOps, and I think जब आप security वाला काम कर लेते हैं तो आप फिर DevSecOps भी अपने आप को कह सकते हैं. So this is my path, and plus I am also a AWS community builder since 2025 this year. और अगर आप लोग मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करना चाहते हैं तो ये QR कोड अवेलेबल है. आप इसको स्कैन करेंगे तो आप लिंक्डइन के ऊपर इजिली मुझे देख सकते हैं, आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं और हम लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम डिस्कशन क्या करेंगे बिफोर हैंड्स ऑन. मोस्ट ऑफ द पीपल नोज कि सर्वरलेस क्या है, सर्वरलेस की कौन कौन सी AWS की सर्विसेज हैं. लेकिन जो लोग नहीं जानते कि सर्वरलेस क्या है, कौन सी सर्विसेज AWS की सर्वरलेस में आती हैं, तो उनके लिए एक पहले एक ओवरव्यू दिया जाएगा. थोड़ा सा सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि क्या चीजें हैं, किस तरह से हैं, एक शॉर्ट ओवरव्यू, नॉट इन डेप्थ. और फिर हम एक हैंड्स ऑन लैब परफॉर्म करेंगे. और देन आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर्स ड्यूरिंग द डिस्कशन ड्यूरिंग द लैब होंगे, हम उसको साथ साथ आंसर करेंगे सो दैट एवरीवन कैन हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्वरलेस. सो बिफोर मूविंग, ये एक शॉर्ट सी लैब है जो कि हम करेंगे, जिसमें हम एक S3 बकेट लेंगे, जिसके ऊपर हम अपना फ्रंट एंड अपलोड करेंगे. फिर हम एक API गेटवे की सर्विस यूज करेंगे और उसको हम लैम्डा फंक्शंस के साथ कनेक्ट करेंगे, और लैम्डा फंक्शन को हम कनेक्ट करेंगे DynamoDB के साथ. सो हमारे लिए फ्रंट एंड जो है S3 ही होगा. हम S3 की वेब स्टैटिक वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहे होंगे. बाकी बैक एंड के ऊपर ये सारी जो कम्युनिकेशन है ये खुद से हैंडल करेगा. ये रिक्वेस्ट S3 से API गेटवे पे जाएगी, API गेटवे से लैम्डा फंक्शन पे जाएगी, लैम्डा फंक्शन से DynamoDB, और इन द रिस्पॉन्स DynamoDB से रिस्पॉन्स बैक आके हमें फ्रंट एंड के ऊपर एंड यूजर को शो हो जाएगा. सो व्हाट इज सर्वरलेस. सबसे पहले हम सर्वरलेस की बात करते हैं. सर्वरलेस, मोस्ट ऑफ द पीपल जिनकी सर्वरलेस पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनका ये ख्याल होता है कि सर्वर्स होते ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि सर्वर्स नहीं होते, सर्वर्स आर देयर, सर्वर्स प्रेजेंट होते हैं. बट उसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का कोड या एप्लीकेशन की लॉजिक उसके बारे में सोचना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचना है. बैक एंड पे सर्वर्स पे क्या हो रहा है, किन स्पेक्स के सर्वर्स हैं, उसके ऊपर इंस्टॉलेशंस क्या हो रही हैं, उसकी जितनी मैनेजमेंट है वो AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नॉट ऑन द ओनली ऑन द AWS. सर्वरलेस की सर्विसेज बाकी क्लाउड प्रोवाइडर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जिधर हम सर्वरलेस की बात करते हैं, सो इट डजेंट मीन के सर्वर्स नहीं है, सर्वर्स आर देयर. बट वो जो अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, लाइक जिसके ऊपर आप कह लें कि आप एक सिंपल वर्ड्स में, आप एक सिस्टम है आपका, आपका एक लैपटॉप है, या आप एक वर्चुअल सर्वर लेते हैं, उसके अंदर आपको सारी इंस्टॉलेशंस करनी पड़ती हैं, सेटअप करना पड़ता है, आप उसके रैम डिसाइड करनी पड़ती है, उसके आपकी वॉल्यूम डिसाइड करना पड़ता है, हार्ड डिस्क क्या है. तो हमें सर्वरलेस के अंदर उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ कोड को डिप्लॉय करना है, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है और एप्लीकेशन को यूज करना है. अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो सर्वरलेस होती है उसके अंदर, अब जिस तरह एक डेमो हम करेंगे, ये चीज भी सर्वरलेस है, जिसके अंदर वेब एप्लीकेशन, हमारे पास कोई एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर कोड्स लिखे हुए हैं, हम वो डायनामिक है, यूजर इनपुट ले रहे हैं और डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, और वो आपको एक रिटर्न में मैसेज दे रहे हैं कि आपकी इनपुट जो है डेटाबेस के अंदर सेव हो गई है. दैट्स ओके. फिर सर्वरलेस
कि एक यूसेज और आती है जिस यूसेज के अंदर हम एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर डिजाइन कर लेते हैं कि इन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट हम ट्रिगर करें। लेट्स से कि जिस तरह अभी हम कर रहे हैं, तो हमारी एप्लीकेशन भी एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है कि S3 के ऊपर आके कोई अपलोड करेगा, कोई डाटा देगा अपना, और जब सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो एक एपीआई गेटवे को कॉल करेगा, एपीआई गेटवे आगे से लैम्डा फंक्शन को कॉल करेगा, और लैम्डा फंक्शन आगे से डायनामोडीबी को डाटा भेज देगा। तो इसमें क्या होगा कि हमने जितनी देर के लिए इन रिसोर्सेज में सिर्फ डायनामोडीबी एक ऐसी रिसोर्स होगा जिसका हमें बिल होगा, अदरवाइज बाकी जो तीन सर्विसेज हैं उसके ऊपर जितनी कॉल्स रहेंगी, हम जितनी देर के लिए उसको यूज करेंगे, हमें उतनी देर का बिल पड़ेगा। सर्वरलेस का सबसे बड़ा एडवांटेज एक और ये भी है कि एक तो आपको सर्वर्स नहीं मैनेज करने, फिर जो कॉस्टिंग है वो आपकी बहुत मिनिमल हो जाती है, बिकॉज आपने कोई रिसोर्स नहीं किया हुआ। लेट्स से कि यही एप्लीकेशन आप किसी सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर लेते हैं, तो सर्वर के ऊपर जब आप डिप्लॉय करते हैं तो आइदर आपके सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट है, यूजर्स हैं या नहीं है, यू हैव टू पे द फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे खत्म हो जाती है। इनिशियली AWS ने जो सर्वरलेस स्टार्ट किया था वो यूज स्टार्ट किया था फ्रॉम द लैम्डा फंक्शंस, बट अब लैम्डा फंक्शंस के अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं AWS की, जिसमें डेटाबेसेस की सर्विसेज है, मैसेजिंग की सर्विसेज है, स्टोरेज सर्विसेज हैं, जो कि सारी हमारे पास सर्वरलेस। और ये सर्वर्स हम नहीं मेंटेन करते, अगेन AWS की हमारे लिए मेंटेन करता है। तो जो मोस्ट कॉमन सर्विसेज AWS की हैं सर्वरलेस के अंदर, हम उसको एक दफा देख लेते हैं। इसमें हमारे पास लैम्डा फंक्शंस हैं, DynamoDB है which is a NoSQL database, AWS Cognito है which is used for the sign in sign up। आप AWS की सर्विस यूज कर सकते हो, आप उसके थ्रू साइन इन साइन अप करवा सकते हो। API गेटवे है, that is also serverless। S3 is one of the serverless services। SNS है, SQS है, Kinesis Data Firehouse है, Amazon के अरोरा एक डेटाबेस है which is based on the MySQL, लेकिन obviously Amazon ने उसको फाइन ट्यून किया हुआ है, कुछ चीजें ऐड की हुई हैं, कुछ रिमूव की हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये उसको करता है। फिर लैम्डा फंक्शंस हमारे पास सर्वरलेस में आते हैं अगेन, और लैम्डा में ही आगे एक कैटेगरी लैम्डा फंक्शंस कहते थे, विच इज स्टेप फंक्शंस, वो हमारे पास सर्वरलेस हैं। फिर आपको, अगर आप लोगों में से किसी ने AWS के ऊपर काम किया होगा स्पेसिफिकली ऑन द ECS और स्पेसिफिकली ऑन द EKS, तो वहां पे एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है फॉरगेट। तो फॉरगेट इज ऑल्सो एन सर्वरलेस में। हाँ, फॉरगेट के अंदर ये होता है कि आपको रिसोर्सेज डिफाइन करने पड़ते हैं, पर अरोरा सर्वरलेस के अंदर भी आपको रिसोर्सेज डिफाइन करने पड़ते हैं, लाइक आई नीड मिनिमल दिस vCPUs एंड दिस रैम। बट वो vCPUs और वो रैम, उसकी स्केलिंग, कुछ ऑप्शंस आपको दी जाती हैं, अगर आप स्केलिंग कॉन्फ़िगर करते हो तो वो स्केल करता है, अदरवाइज नहीं करता। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्यूशन यू ऑप्ट, उसकी बेस के ऊपर ये सारी सर्वरलेस सर्विसेज हमारी काम करती हैं। यहाँ तक आप लोगों में से किसी का कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है तो रेज करें, देन हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके। नो, क्लियर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द S3। अच्छा, क्लाउड के अंदर हमारे पास अक्रॉस ऑल द क्लाउड्स दो तरह के कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। वन इज द ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज एंड अदर वन इज द ब्लॉक बेस्ड। ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, लाइक दिस इज द सिंपल स्टोरेज जिसके अंदर आप वीडियोस, फोटोज, PDF डॉक्यूमेंट्स, किसी किस्म की फाइल आप स्टोर कर सकते हो। इवन आप ये कह लो कि इंस्टॉलेशन फाइल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। बट ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज में डिफरेंस ये है कि आप वहां पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। जब आप ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज में जाते हो तो ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज में आप फाइल्स स्टोर भी कर सकते हो, प्लस आप इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो। तो दैट इज द डिफरेंस। सो S3 इज द ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, और S3 के अंदर आपको कोई प्री कमिटमेंट नहीं करनी पड़ती कि लाइक आई वांट टू स्टोर 5 GB डाटा, आई वांट टू स्टोर 1 PB डाटा। नो, देर इज नो कमिटमेंट एट ऑल। आप रन टाइम के ऊपर अकॉर्डिंग टू द नीड जितना डाटा स्टोर करोगे, उस स्टोरेज की कॉस्ट प्लस आप जितना डाटा उसके अंदर से रिट्रीव करोगे उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी। और इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता आपको कि अगर लेट्स से कि मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आपके S3 के ऊपर आ रही हैं। समटाइम्स ये होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं जिसके अंदर हम यूजर्स
के रिस्पॉन्स में, कोई फंक्शनैलिटी के रिस्पॉन्स में, कोई एग्जीक्यूशन के रिस्पॉन्स में कोई फाइल्स जनरेट हो रही हैं, वो हम स्टोर करते हैं, या यूजर्स की प्रोफाइल पिक्चर्स या यूजर्स के कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीजें हम स्टोर करते हैं, तो वो हम अपनी वर्चुअल मशीन्स के ऊपर नहीं करते, वो हम किसी स्टोरेज के अंदर, लाइक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज के अंदर ही स्टोर करते हैं। बिकॉज एप्लीकेशन के मल्टीपल सर्वर्स चल रहे होते हैं, तो समटाइम्स ये होता है कि रिक्वेस्ट किसी और सर्वर से सर्व हो रही होती है यूजर को, कभी किसी और से हो रही होती है, तो डाटा की कंसिस्टेंसी नहीं रहती, तो डेट इज वाई S3 यूज करते हैं। तो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट भी अगर S3 पे एट अ टाइम आ रही हैं, तो AWS की जो S3 है वो इजीली हैंडल कर लेगी, उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई डाउन टाइम नहीं आएगा, आपकी सीमलेसली जो रिक्वेस्ट हैं वो हैंडल होती जाएंगी। इवन दो कि आप फाइल्स के अलावा अगर आप चाहते हो कि आपने कोई स्टैटिक वेबसाइट की डेफिनेशन ये है कि जिसके अंदर कोई डेटाबेस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, आप वो भी होस्ट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास लेट से कि रिएक्ट की बिल्ड है, ठीक है, या एंगुलर की बिल्ड्स हैं, जो कि बिल्ड्स बन जाती हैं हमारे पास फ्रंट एंड की, वो हम S3 के ऊपर स्टोर करते हैं और वो बिल्ड्स के थ्रू हम सर्व कर लेते हैं। अब हमारे केस के अंदर हम तो यूजर इनपुट लेंगे जो डेमो करेंगे। अब यूजर इनपुट हमने एक URL पीछे रखा हुआ है कि भाई ये URL है, इसको आपने यूजर इनपुट पास कर देनी है। तो हमारा फ्रंट एंड स्टैटिक है, हमारे फ्रंट एंड के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जो डेटाबेस से लोड होके आ रही है। हम एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, जब सबमिट कर रहे हैं तो एक रिस्पॉन्स, एक रिक्वेस्ट आ रही है एक URL को, दैट इज डेटा ऑफ द API गेटवे, और API गेटवे नहीं हमें रिस्पॉन्स पैक ला के डिस्प्ले कर देना है। सो इसके लिए हम इजीली कर सकते हैं। फिर जो आपकी S3 की बकेट्स हैं, S3 की सर्विस है, वो बहुत सारी सर्विसेज, मल्टीपल सर्विसेज के साथ कर सकते हैं कनेक्ट, लेकिन मोस्ट कॉमनली क्लाउड फ्रंट है, लैम्डा है, अथीना है, इनके साथ कनेक्ट की जाती है। इसके अलावा हम बाकी ऑलमोस्ट ऑल द AWS सर्विसेज के साथ हम सीमलेस उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड इवन दो यूजर को नहीं पता चलेगा फ्रंट एंड से कि रिक्वेस्ट मेरी किधर जा रही है, ये फाइल में अपलोड कर रहा हूँ तो किधर स्टोर हो रही है, या मैं डिलीट कर रहा हूँ तो किधर से डिलीट हो रही है। तो एवरीथिंग वी कैन मैनेज इन द S3। फिर हमारे पास आती है API गेटवे। अब API गेटवे, ऑब्वियसली हम मल्टीपल एपीआईज डेवलपर्स लिखते हैं, हम वो सारी एपीआईज जो हैं वो हम एपीआई गेटवे के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। फिर इसको आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी जो बैक एंड सर्विसेज हैं उसका एक फ्रंट डोर है। अब आप लोगों के माइंड में, मोस्ट ऑफ द पीपल के माइंड में, ट्रेनिंग स्टेप में देता हूं तो क्वेश्चन आता है कि सर जब एपीआई गेटवे हमारे पास अवेलेबल है, सो व्हाई वी यूज द नोड जेएस, हम नोड जेएस के अंदर एपीआई टू लिखते हैं, हम बाकी जगहों पे एपीआई टू लिखते हैं। सो रिमेंबर दैट कि आपकी जो एपीआई आपके सर्वर्स में हैं, चाहे वो आपके EC2 पे हैं, चाहे वो आपके ECS में हैं, चाहे वो EKS में हैं, उसकी एग्जीक्यूशन टाइम के वो लिमिट्स नहीं है। वहां पे आपको वो थ्रेश नहीं मिलते जो थ्रेश यहाँ पे मिलते हैं। लाइक समटाइम्स आपकी अगर रिक्वेस्ट एपीआई का रिस्पॉन्स टाइम एक्सीड कर जाता है, लेट से मैं कहता हूं कि 30 सेकंड से ज्यादा के एपीआई रिस्पॉन्स टाइम है, तो एपीआई गेटवे विल नॉट वर्क। सो जो शॉर्ट टर्म एपीआईज हैं, जिसके ऊपर बहुत क्विक प्रोसेसिंग है आपकी, लाइक विद इन 30 सेकंड आपकी प्रोसेसिंग होकर रिटर्न आने हैं, रिस्पॉन्स रिटर्न होना है, सो एट दैट केस यू कैन यूज द एपीआई गेटवे एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैंने अपने क्लाइंट के लिए यूज किया था कि एपीआई गेटवे का काम, उसमें ज्यादा से ज्यादा ये था कि उसने एक फाइल सबमिट करनी है और विद इन 10 सेकेंड्स वो रिस्पॉन्स बैक आ रही था उस फाइल का, और वो कंप्लीटली इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर था कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बेस के ऊपर सर्विसेज कॉल हो रही थी, हमारे कंटेनर्स बन रहे थे, डिस्ट्रॉय हो रहे थे। तो एट दैट टाइम एपीआई गेटवे आपको हेल्प आउट कर सकता है, जिधर रिस्पॉन्स टाइम आपका बहुत मिनिमल है, ठीक है। आप वेब एप्स के साथ, मोबाइल एप्स के साथ, आईओटी एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। फिर बैकएंड पे आप इसके साथ लैम्डा फंक्शंस को, EC2 को, ECS को और डिफरेंट एक्सटर्नल सर्विसेज हैं, उसके साथ आप इसको कनेक्ट करके अपनी एप्लीकेशंस को सर्व करवा सकते हो। ये रिक्वेस्ट राउटिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, थ्रॉटलिंग, रेट लिमिटिंग, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग, लॉगिंग, ये सब सीमलेसली आपका हैंडल करता है।
मोस्ट ऑफ द तो आपकी चीजें हैं वो यहाँ पे हैंडल हो जाती हैं विद ईज। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जी उस्मान। सर अभी आपने एग्जांपल दी कि जो एपीआई गेटवे हम तब यूज़ करते हैं जब एपीआई का रिस्पॉन्स विद इन 30 सेकेंड्स हो। तो जहाँ तक मैं मोबाइल डेवलपर हूँ, जहाँ तक मेरा आइडिया है, हमें तकरीबन 8 से 10 सेकंड ही दिया जाता है एप्पल और एंड्रॉयड का। उससे ज़्यादा जो होता है ना वो एक बैड बैड एपीआई कंसिडर की जाती है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कोई ऐसी एग्जांपल बताएं जिसमें 30 सेकंड भी क्लाइंट को वेट करना पड़े। क्लाइंट तो इस चीज़ का वेट ही नहीं करता, जो एंड यूज़र है उसके लिए मैक्सिमम 5 से 8 सेकंड होता है मोबाइल पे। उसके अंदर अगर रिस्पॉन्स आ जाता है ठीक है, अदरवाइज वो जंप करके कोई और ऐप चूज कर लेता है या वो उसको बंद कर देता है। तो ये थोड़ा सा एग्जैक्टली। मुझे क्लियर कर दें एपीआई गेटवे। थैंक यू। अच्छा उस्मान, योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड। बेसिकली होता ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 4 to 5 seconds इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टाइम। इससे ऊपर जब रिस्पॉन्स टाइम आपको जाता है तो वो वर्स्ट हो जाता है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं, जैसे मैं करंटली एक मेडिकल एप्लीकेशन के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। मेडिकल एप्लीकेशन है जिसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड कर रहा हूँ। तो अब उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज हैं। लाइक एक यूजर कहता है कि मुझे एक बिल क्रिएट करना है, एंड देन वो बिल मैंने एक इंश्योरेंस को सबमिट करना है। तो अब बीच में हमारे पास कुछ गेटवेज हैं, राइट। यूजर ने ऑथेंटिकेट करना है, ऑथेंटिकेट करने के बाद वो रिक्वेस्ट उसने जाके करनी है, बिल क्रिएट करता है, फिर वो सबमिट करता है एक जगह, फिर हमारे पास एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन आ रही है बीच में। हम्म। ठीक है। या इस तरह के बीच में सर्विसेज समटाइम्स आपके पास आ जाती हैं जो थर्ड पार्टी होती है, जैसे आपको रिस्पॉन्स लेना है या आपकी जो क्यूरीज हैं वो टाइम टेकिंग है, जिसके ऊपर मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म होने हैं एक क्लिक के ऊपर। तो उस केस के अंदर रिस्पॉन्स टाइम्स जो है आपके एक्सीड करते हैं। ठीक है। या समटाइम्स मैं आपको एग्जांपल जिसमें भी मैं आपको पहले दे रहा था कि मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर इसको डिप्लॉय किया था। तो उसके अंदर समटाइम्स क्या होता है कि आप एक फाइल सबमिट कर रहे हो तो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो टाइम टेकिंग होती है। आपने एक लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल अपलोड कर दिया जिसने प्रोसेस होना है, उसका रिजल्ट आना है। तो वो समटाइम्स आपका 30 सेकेंड्स के अंदर नहीं आता, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट साइज। तो वहां पे सर ये चीजें हमारी। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखें, ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना वो हमेशा बैक एंड प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। मसलन अगर हम फ्रंट एंड पे मेन थ्रेड पे कोई चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे और GUI को स्टक कर देंगे तो ये तो हमारे लिए कभी भी बेहतर नहीं है एज ए हाँ, मोबाइल डेवलपर। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जब भी कोई प्रोसेसिंग आती है इस तरह की, तो हम उसको एसिंक करके बैकग्राउंड में फेंक देते हैं और एग्जैक्टली। इस तरह हाँ, तो वो हम GUI को ब्लॉक नहीं करते ताकि यूज़र फ्रीली मूव हो सके एप्लीकेशन। हाँ, यूजर फ्रीली मूव हो सके, लेकिन अब लेट से कि आपके पास दो ही एपीआईज हैं सिर्फ। ठीक है। आपने अपलोड करना है और उसका रिस्पॉन्स आपके पास आना है, तो उस केस के अंदर समटाइम्स प्रॉब्लमेटिक होता है। अदर देन डैट आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि एसिंक रिक्वेस्ट होती है हमारे पास। हम एसिंक के अंदर उसको सेंड कर देते हैं। हम मेन थ्रेड हमेशा जो नोड के अंदर दो थ्रेड्स है ना आपके पास, मैक्सिमम आपको दो थ्रेड्स चल रहे होते हैं। आपका जी एक जी मेन सर थ्रेड जी। होता है और आपका एक सेकंड सपोर्टिंग थ्रेड होता है जिसके ऊपर आप एसिंक कॉल्स भेज देते हो। तो उस केस जी के अंदर जी। प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एग्जैक्टली मेरे पास इस माइंड में नहीं है, लेकिन एक एप्लीकेशन के ऊपर एपीआई गेटवे को हमने इंटीग्रेट किया था, लेकिन वहां पे रिस्पॉन्स टाइम क्योंकि एग्जीक्यूशन की प्रोसेसिंग थी और प्रोसेसिंग के बाद ही रिस्पॉन्स आना था, तो वो कुछ केसेस के अंदर टाइम ज्यादा ले रहा था। एक्चुअली और मैं आपकी इससे मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ सर। एक्चुअली मसला ये है कि इसमें फिर आपका आर्किटेक्चर का हमारा मसला हो जाता है। मसलन हमारा एग्जैक्टली। आर्किटेक्चर अच्छा बना, अगर हम वन क्लिक पे बहुत सारे काम करवाना चाह रहे हैं तो इट्स देयर इज समथिंग बैड विद इन आर्किटेक्चर या एपीआई जो हमने क्रिएट किए हैं या यस। बनाई हैं उनमें मसला है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि एपीआई गेटवे जो है, मेरी नाकस राय है, मैं इस फील्ड में बड़ा नया हूँ, आप माशाल्लाह ज्यादा जानते हैं। मेरी ये राय है कि एपीआई गेटवे ऑलमोस्ट सारे जो केसेस हैं उनको फुलफिल कर देता है सेटिस्फैक्ट्री वे में। तो बहुत एग्जैक्टली। कम ही ऐसे होते हैं जहां आर्किटेक्चर का मसला हो या उन्होंने एपीआई एक एपीआई में उन्होंने कोई 10 चीजें लेके आ रहा हो, उसमें पार्सिंग कर रहा हो, फिर वो और चीजें हो रही हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि एपीआई गेटवे ऑलमोस्ट सब चीजों को सेटिस्फाई कर देता है अगर आपका आर्किटेक्चर अच्छा है तो। बस सर, थैंक यू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यू आर राइट कि एपीआई गेटवे मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर्स के अंदर सेटिस्फाई कर देता है, लेकिन जिधर टाइम ज्यादा ले रहा है उधर बैकएंड प्रोसेसिंग में मसला है या आपके बैकएंड लॉजिक के अंदर मसला है। बट जी जी। होता क्या है, आप जब डेवऑप्स के अंदर आएंगे ना, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग डेवऑप्स से रिलेटेड बैठे भी हों। होता यह है कि जो डेवलपर है वो कभी भी नहीं मानता कि मेरा मसला है, बिकॉज हम्म। जब कोई इश्यू आ जाता है ना और वो बॉटलनेक बन रहा होता है, तो सारी टीम्स जो है ना एक दूसरे के ऊपर डाल रही होती है, कोई टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता उस टाइम पे।
तो जिधर इस तरह के आर्किटेक्चर्स आ जाए ना, उधर फिर एपीआई गेटवे को यूज नहीं किया जाता, अवॉइड किया जाता है। जी जी सर, ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? थैंक यू। So what is Lambda? Lambda is a serverless compute service that allows you to run the code without provisioning or managing services. हमने जब ओवरव्यू का स्टार्ट किया उसमें मैंने आपको कहा कि सर्वरलेस का मतलब है कि हमने सर्विस को मैनेज नहीं करना। अब लैम्डा फंक्शन एक ऐसी सर्विस है जिसके ऊपर हमें सिर्फ कोड को देखना है। हमने कोड डिप्लॉय किया, कोड डिप्लॉय करके जो सेटिंग्स हैं, रिक्वायर्ड एनवायरमेंट वेरिएबल्स आपने सेट करने हैं वो सेट कर दिए। आप वो सेट करके इसको दें और आप किसी भी सर्विस के साथ इंटीग्रेट कर लें तो वो आपके साथ हो सकता है। लैम्डा फंक्शन स्टैंड अलोन काम नहीं कर सकता, बिकॉज इसको कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट चाहिए। ठीक है, आपने एप्लीकेशन में कहीं भी इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको इसका कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट चाहिए, किसी ना किसी इवेंट की बेस के ऊपर ट्रिगर होगा, ये एग्जीक्यूशन करेगा, एग्जीक्यूशन करके ये दोबारा स्टॉप स्टेट के अंदर आ जाएगा। राइट, अब कंप्यूटर रिसोर्सेज ये खुद मैनेज करेगा। ठीक है, इसकी होती क्या है, ये शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन होती हैं। द मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम इसका जो है वो 15 मिनट्स है। 15 मिनट से ऊपर ये काम नहीं करता। 15 मिनट से ज्यादा का एग्जीक्यूशन टाइम अगर आपको सर्वरलेस के ऊपर चाहिए तो देन फिर आपको स्टेप फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं कि वो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ट्रिगर होगा, दूसरे के बाद तीसरा, वो इस तरह से घर आर के चल के ट्रिगरिंग ट्रिगरिंग प्रोसेस चलता है। अब 15 मिनट्स, आई थिंक इट्स द मच बेटर टाइम कि विद इन द 15 मिनट्स मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन हम कर लेते हैं। मैं आपको एक यूज केस अपना बता देता हूँ, मैं लैम्डा फंक्शंस यूज कर रहा हूँ। मेरा यूज केस ये है that dev team requires the database dump on every Thursday because कुछ टेस्टिंग करनी है आफ्टर डिप्लॉयमेंट। आप उन्होंने कोड डेव के ऊपर या स्टेज के ऊपर लाइव करना है तो उसके लिए उनको कोई डाटा चाहिए है रिसेंट। खासतौर पे वो डाटा जो डाटा यूजर ने रिपोर्ट किया कि डाटा आपका ठीक नहीं आ रहा, अब उसको डिबग करना है, उसको रिजॉल्व करना है, एक सोल्यूशन इंप्लीमेंट करके उसको टेस्ट करना है, तो वो डेव स्टेज पे कर रहे हैं। अब उसमें एवरी थर्सडे फॉर मी इट्स इम्पॉसिबल कि मैं, या एवरी थर्सडे कह लें, या थर्सडे के अलावा मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाती है कि जी डंप दें। अब मैनुअल डंप एफर्ट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और उसके अंदर जब आप मैनुअल एफर्ट करते हो, आप चाहे जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, मैनुअल एफर्ट में हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर आ जाता है। सो व्हाट आई हैव प्लान्ड, आई हैव यूज्ड द AWS इवेंट ब्रिज। एवरी थर्सडे at 5 a.m. इवेंट ब्रिज triggers for lambda function। लैम्डा फंक्शन मेरा क्या करता है कि ईसीएस की एक सर्विस को ट्रिगर करता है, उसका काउंट 0 से 1 करता है, डेटाबेस का डंप होता है, S3 पे अपलोड होता है, फिर एक लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होता है जो दोबारा उस ईसीएस की सर्विस को स्टॉप कर देता है, और फिर जो रीस्टोर की सर्विस है उसको कॉल करता है और वो डेव स्टेज के ऊपर डेटाबेस का डंप रीस्टोर करता है, और देन वो ईसीएस की सर्विस स्टॉप हो जाती है। सो कंप्लीटली इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर प्लस लैम्डा फंक्शन है, शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन है। फिर सेकंड एग्जांपल इसकी मैं आपको ये दे सकता हूँ कि हमारे सिस्टम के अंदर, करंट के अंदर एक एनालिटिक्स डैशबोर्ड है जिसके ऊपर यूजर्स को रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, और समटाइम्स यूजर्स लास्ट 4 इयर्स 5 इयर्स हिस्टोरिकल डाटा रिक्वेस्ट कर देते हैं। अब उस हिस्टोरिकल डाटा को अगर मैं एक्चुअल जो मेरी एनालिटिक्स की सर्विस चल रही है उसके ऊपर एग्जीक्यूट करवाऊं, तो जो बाकी यूजर्स हैं जिनको शॉर्ट टर्म डाटा चाहिए उनके लिए प्रॉब्लम आता है। सो ऐसी रिक्वेस्ट जिसके अंदर लॉन्ग रेंज का डाटा चाहिए है, वो रिक्वेस्ट हम लैम्डा फंक्शन को देते हैं, और लैम्डा फंक्शन विद इन द 15 मिनट्स उसका रिस्पॉन्स रिटर्न करके रिपोर्ट्स जनरेट करके एंड यूजर को दे देता है। तो ऐसे केसेस जिसके अंदर हमें शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन विद इन द 15 मिनट्स मिल जाएं, तो उस केस के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ये लैंग्वेज इज च्यूज। अच्छा सर, ये इसमें आपने एक शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन को 15 मिनट्स तक आपने बाउंड किया। मैं बेसिकली आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, कुछ लैम्डा फंक्शन का कोई ड्रॉबैक बताएं। ये तो आपने एक यूज केस बता दिया ना मुझे दो, तो इसका ड्रॉबैक जो था थोड़ी बहुत मैंने रीडिंग की है, वो ये है कि बेसिकली जब खुदा ना खास्ता कोई डीडीएस अटैक होता है तो ये लैम्डा पर रिक्वेस्ट जनरेट होते रहते हैं। तो यस, इससे क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आता है कि आपकी कॉस्ट
काउंट होना शुरू हो जाती है। डेफिनेटली ये आई थिंक कुछ 1000 तक फ्री हैं, उसके बाद आपकी कॉस्ट में ये ऐड होना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली। इसकी वजह से ये एक एक्सपेंसिव जो है ना सर्विसेज कंसीडर किया जाता है AWS पे। थोड़ी सी मेरी करेक्शन कर दें और मुझे बता दें कि इसका ड्रॉबैक इसके अलावा कोई है, आप क्योंकि आप प्रैक्टिकल लोग हैं तो आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि इसका ड्रॉबैक फील्ड में क्या हो सकता हाँ, अब इसका जो आपने ड्रॉबैक बताया, डेट इज द रियल ड्रॉबैक, राइट? आपकी अगर कोई अटैक आ जाता है और आपकी एप्लीकेशन रिलाई ही ऑन लैम्डा फंक्शन हो रही है, तो वो लूप के अंदर इतनी कॉल्स आएंगी कि आपके पास बिलिंग बहुत ज्यादा जनरेट होनी शुरू होगी, वो फिर आपको तब कॉस्टली पड़ना शुरू होती है। ठीक है। अब उस ड्रॉबैक को मिटिगेट करने के भी तरीके हैं। ठीक है। ये नहीं है कि ड्रॉबैक है, यस देयर इज अ ड्रॉबैक, बट अगर आप लूप होल्स छोड़ दो तो ठीक है। हमारे पास, हम क्या करते हैं, हम यूज कर रहे हैं ना लैम्डा फंक्शंस। ये ड्रॉबैक आपने एक बता दिया कि जी ये ड्रॉबैक है कि थ्रॉटलिंग रिक्वेस्ट ज्यादा आएगी, होगा। फिर दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि 15 मिनट्स ऊपर एग्जीक्यूशन के ऊपर ये फेलियर है आपके पास। ठीक है। राइट। अब है। जी जी जी। जो ड्रॉबैक आपने रेज किया वो ड्रॉबैक वैलिड है, लेकिन उस ड्रॉबैक को अब हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं? उसका मिटिगेट करने का तरीका यह है कि जो रियल टाइम ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर हम फायरवॉल्स कॉन्फ़िगर करते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। हम जो रिक्वेस्ट लेते हैं वो फायरवॉल से फिल्टर करवा के हम लेके आते हैं। अब फायरवॉल्स क्या काम करेंगी कि वो देखेंगे कि ये डीडोस अटैक्स हैं, ठीक है, अनोमनस अनोनमस आईपी से रिक्वेस्ट हैं, मल्टीपल रूल्स हम्म, हैं फायरवॉल के, वो फायरवॉल जी उधर जो वो ट्रैफिक ब्लॉक करेगी, एक्चुअल यूजर को आने देती है। करंटली जो मेरे पास आर्किटेक्चर है उसके ऊपर फायरवॉल इनेबल है, और मैं आपको ये बताऊं कि फायर विदाउट फायरवॉल हमारे पास डेली थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट ऐसी होती थी जो हमारे सिस्टम को स्लो करती थी। अपने फायरवॉल इनेबल की, वो थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट हमारी वहां पर ही ब्लॉक होनी शुरू हुई, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो गई। सो कोई भी सर्विस आप यूज करो, उसके ड्रॉबैक्स हैं, उसकी मिसयूज होता है, कॉस्टिंग ज्यादा होती है, बट ये एक जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है या डेवऑप्स इंजीनियर है, उसको सिक्योरिटी परस्पेक्टिव में पता होना चाहिए कि मैंने रिक्वेस्ट को किधर से ब्लॉक करना है, मेरी एप्लीकेशन में लूप होल्स क्या है। देयर आर द ऑनलाइन टूल्स, आप उस टूल्स को यूज कर सकते हो। उन टूल्स को यूज करके आप एक्सेस कर सकते हो, एसेस कर सकते हो अपने आर्किटेक्चर को अब, और इस तरह की रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर सकते हो। और नॉर्मली हाँ। नॉर्मली जो ये लैम्डा फंक्शंस में इस तरह की जो चीजें यूज की जाती हैं, उसमें एक ऑथेंटिकेशन की लेयर भी आपके पास एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के बगैर आप नहीं करते। और उसमें ऑब्वियसली टोकन्स वगैरह भी एक्सपायर हो रहे होते हैं, तो मल्टीपल देयर आर द मल्टीपल वेज टू मिटिगेट दैट रिस्क। हाँ बस थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? ओके। सो ये नोड जेएस, पाइथन, जावा, सी शार्प, डॉट नेट कोर, एंड गोलैंग, रूबी, और एक लैंग्वेज और है जिसको सी, सी की ही एक लैंग्वेज और है जिसको सपोर्ट करता है। इसके ऊपर आप लैम्डा फंक्शंस अपने अपलोड कर सकते हो, डिप्लॉय करो, उसको एग्जीक्यूट करो, आपके पास रिस्पॉन्सेज इसके आते हैं। ओके। सो व्हाट इज DynamoDB? अब DynamoDB इज द नो एसक्यूएल डेटाबेस, और फुली मैनेज्ड AWS की नो एसक्यूएल डेटाबेस है। ठीक है, इसमें आपके पास कोई स्कीमा नहीं होता। ठीक है, लेट से कि आज आपने दो कॉलम्स ऐड किए हैं, 5 मिनट बाद आपको तीसरा कॉलम ऐड करना है। तो अगर कुछ इंसर्शंस आपकी ऑलरेडी हुई हैं और आप तीसरा कॉलम ऐड करते हो, तो उन पहले वाली इंसर्शंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। आप किसी रिकॉर्ड के अंदर डाटा भेज दो, उस तीसरे कॉलम में किसी में ना भेजो, इससे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इन डिटेल जब हम, अगर कोर्स के अंदर इसको हम बहुत ही डिटेल में कवर करते हैं कि डायनोमोडीबी क्या है, या जिस तरह अभी उस्मान ने लैम्डा फंक्शंस के बारे में पूछा, एपीआई गेटवे के बारे में पूछा, तो उसके प्रोस कॉन्स, उसकी डिफरेंट सेटिंग्स, एवरीथिंग इज कवर्ड। ये आपकी जो फास्ट प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस एट एनी स्केल रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम डायनोमोडीबी को यूज करते हैं। इसकी आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आई हैव वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट जो कि लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड था, एंड दैट वाज द यूएस प्रोजेक्ट कैटल लॉजिस्टिक्स, लाइव स्टॉक से।
अब उसके अंदर आप जब ट्रैकिंग कर रहे होते हो, लेट्स से कि जिस तरह ट्रैकिंग कंपनीज होती हैं जो ट्रैक कर रही होती हैं कि व्हीकल्स की मूवमेंट को, अब उसके अंदर एट एवरी मिनट हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। अब उन कोऑर्डिनेट्स को अगर हम किसी एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर स्टोर करें और उसका रिस्पॉन्स हमने, बिकॉज वो ट्रैकिंग लाइव है आपकी, उसको आपने मिनिमल डिले के साथ दिखाना है, तो अगर आप किसी एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर स्टोर करो तो वो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड होती है, ठीक है, परफॉर्मेंस आपकी लो हो जाती है। तो इन दैट केस आई हैव यूज्ड द डायनोमोडीबी और रियल टाइम के अंदर विथ मिनिमल लैग रियल टाइम ट्रैकिंग जो थी वो एंड यूजर को नजर आ रही ही थी कंपनी को कि हमारी व्हीकल्स इस वक्त किधर किधर मूव कर रही हैं। और यू कैन इमेजिन कि एवरी सेकंड कितने ही कोऑर्डिनेट्स जनरेट हो रहे होंगे और कितने कोऑर्डिनेट्स हैंडल हो रहे होंगे। सो इन दैट केसेस जिधर आपको मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट हैं, ट्रिलियंस ऑफ रोज आपकी बन रही हैं, ठीक है, एंड ऑब्वियसली जब कोऑर्डिनेट्स आपके बन रहे हैं, एवरी मिनट आ रहे हैं, एवरी सेकंड आप जिस तरह भी कलेक्ट कर रहे हो, आपकी जो भी लॉजिक है उसके अगेंस्ट आपकी डाटा भी इंक्रीज हो रहा है। तो उस केस के अंदर ये बहुत ही बेहतरीन डेटाबेस है कि मैसिव वर्कलोड्स को भी हैंडल कर लेती है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी दे देती है आपको, फास्ट भी है, और मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को एट अ टाइम हैंडल करके आपकी रिक्वेस्ट को सर्व करती है। और सीमलेसली आपको पता भी नहीं चलता कि हमारी रिक्वेस्ट के अंदर कोई लैग है। यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछें। जी उस्मान। सर मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ये DynamoDB आप नो सीक्वल के बेस पे चला रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि लेट्स सपोज इसका हमने बैकअप लेना होता है, वो स्क्रिप्ट आप कहाँ और कैसे लिखते हैं? मेरी बात में यानी कि हमने इस चीज़ के देखने के लिए कि ये DynamoDB है, इसका हर 2 दिन के बाद या वीक के बाद इसका एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो और वो इसका जो बैकअप है ना उसको सेव करता रहे, इसका इस तरह की कोई हम चीज़ लिखते हैं वैसे DynamoDB जब हम यूज़ करते हैं? अच्छा, डायनोमोडीबी क्योंकि फुली मैनेज सर्विस है, तो उसके अंदर स्क्रिप्ट्स तो नहीं मैंने आज तक काम किया, लेकिन आपको डायनोमोडीबी के कंसोल के ऊपर ही ऑप्शंस मिल जाती हैं कि आपने बैकअप्स लेने हैं, आप बैकअप्स लेके हम्म। स्टोर कर सकते हो एस3 के अंदर। क्योंकि जो एडब्ल्यूएस में जितनी भी आपके मैनेज डेटाबेसेस है ना, उसमें अगर आप स्क्रिप्ट्स नहीं भी लिखते तो आपके पास बैकअप्स हो रहे होते हैं, आपने कॉन्फ़िगर करना है ऑन अ सिंगल क्लिक्स, वो बैकअप्स आपके हो रहे होते हैं। तो आप उसको बैकअप को जब रीस्टोर करते हो तो आपके पास वो नए टेबल्स बन के आ जाते हैं। क्योंकि कोई इंक्वायरी हो जाती है, लेट्स सपोज कि जी 1 मंथ बिफोर दिस टाइम वांट टू यस, गेट सम स्कीमा और समथिंग लाइक दैट डेटा, तो वही वांट टू इन्वेस्टिगेट, तो हम वही वही मैं देख रहा था कि हम इस चीज़ का बैकअप रखते होंगे तो फिर ही हम इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट एग्जैक्टली करें थोड़ा हम इस। जितनी मैनेज सर्विसेज है ना डेटाबेसेस की, लाइक मैं माई की बात कर लूँ, पोस्टग्रेस की बात कर लूँ, मैं अरोरा की बात कर लूँ, मैं डायनोडीबी की बात कर लूँ, तो इसी पर बैकअप्स हैं हमारे पास, हम इनेबल कर सकते हैं। प्लस इसकी बैकअप्स की कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं हमारे पास कि आपने फॉर हाउ लॉन्ग यू वांट टू रिटेन, ठीक है, हम्म। कुछ लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स के अंदर आप रिटेन कर सकते हो। कुछ जगहों पे लिमिट्स नहीं है, आप लिमिट से बियॉन्ड जाके भी रिटेन कर सकते हो। ऑब्वियसली आप जितनी डाटा रिटेन करोगे आपके पास उसकी कॉस्ट भी होगी। ओके, थैंक यू। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। हाँ, कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर आपको मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सर्विसेज मैनेज्ड हैं उसके अंदर आपका हेटिक बहुत कम हो जाता है इस तरह की चीजों को मेंटेन करने का। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो अब हम टुवर्ड्स द बैकअप चलते हैं, सॉरी डेमो। हम डेमो परफॉर्म करके देखते हैं कि डेमो किस तरीके से परफॉर्म होगा। हम स्टेप वाइज जो है अपनी एग्जीक्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो हम काम करेंगे, व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट द डायनोमो डीबी टेबल। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द एडब्ल्यूएस कंसोल जिसके ऊपर से हम सारे काम करेंगे। जो आप मोस्ट कॉमन सर्विसेज यूज करते हैं वो आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज के अंदर। अदर देन दैट, अगर कोई सर्विस नहीं मिल रही, आप सिंपल ऊपर सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं। तो दिस इज द डायनोमो डीबी। सिंपली मैं इस ऊपर क्लिक करता हूँ, हम एक टेबल बनाते हैं। उसको हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देते हैं, लाइक कि हमें कौन कौन सी कॉलम्स चाहिए, एंड देन हम उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, सर, सो अभी आपने कहा था कि DynamoDB एक नो सीक्वल है और अब आप टेबल और स्ट्रक्चर्ड के बात कर नहीं, रहे हैं टेबल ये।
नो सीक्वल और सीक्वल के अंदर एक डिफरेंस है। सीक्वल के अंदर आपके पास एक स्टिक स्कीमा है, नो सीक्वल के अंदर आपके पास स्कीमा फिक्स नहीं होता। अच्छा, आप लेट, स्कीमा। ठीक हाँ, ठीक। स्कीमा फिक्स नहीं होता। यहाँ पे भी डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल ही होता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म के अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हो, बट स्कीमा फिक्स नहीं है, राइट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता प्राइमरी कीज को जो हम वहां पे रखते हैं, अगर क्योंकि स्कीमा की बेस पे ये चीजें चलती है ना, अच्छा, प्राइमरी की, इसके फोरेन की। इसके अंदर ना प्राइमरी की नहीं होती, इसके अंदर होती है पार्टीशन की और तो सॉर्ट की। पार्टीशन की और डिसॉर्ट की। हाँ, लाइक एक्ट वो प्राइमरी की और सेकेंडरी की के एज प्राइमरी और सेकेंडरी की ही एक्ट करते हैं, लेकिन उसमें कोई आपके पास स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते, ठीक है। कि लेट्स से कि जिस माइनस का स्कीम है ना, आपको पूरा डिफाइन करना पड़ता है कि इस बिल्कुल टेबल में सही। ये कॉलम में इसका रिलेशन उधर बन रहा है, दूसरे टेबल के इस जी जी। कॉलम के साथ बन रहा है, तो इसमें ये चीज नहीं है, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो सिंपल स्टार्ट, वी विल क्लिक ऑन क्रिएट टेबल, ठीक है। हम टेबल के एक नाम दे देते हैं, विच इज द विजिटर मैसेजेस, ठीक है। ओके, अब ये देखें हमारे पास पार्टीशन की है, सॉर्ट की। पार्टीशन की हमारे पास लाजमी है, सॉर्ट की हम नहीं भी देंगे, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो पार्टीशन की हमारे पास होगी आईडी, और वो हमारे पास होगी स्ट्रिंग टाइप, ठीक। हम सॉर्ट की नहीं देंगे, हमारे पास किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये टेबल की डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं कि क्लासेस यहाँ पे भी होती हैं, कैपेसिटी मोड्स हैं, तो हम अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज इन डिटेल इसके पास आपका पास पहले इसका थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, फिर ही हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्रिएट टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा टेबल ऑन सिंगल क्लिक बन गया है, और इसका जो प्रोविजनिंग टाइम है वो भी फास्टर है, लाइक ये आपके सामने मेरा एक टेबल बन के आ गया है। तो अब इसके अंदर हम लिंक करेंगे जब इसको, तो ये देखें एक्टिव व्यू हो गया। लाइक मैं विजिटर मैसेजेस के अंदर जाता हूँ, तो इसके अंदर डाटा स्टोर होता है आइटम्स के नाम से, हम एक्सप्लोर आइटम्स के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अभी ये टेबल मेरे पास एम्प्टी है, मैं एक आइटम यहाँ से क्रिएट भी कर दूं तो नो प्रॉब्लम। आइटम लेट से कि मैं कर देता हूँ कोई भी आईडी स्ट्रिंग है मेरे पास, मैं कर देता हूँ, मैं क्वेरी स्टोर कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक आइटम क्रिएट हो गई है, ठीक है। सो सिंपल स्ट्रेटजी इस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं, इस तरीके से डाटा इसके अंदर स्टोर होता है, राइट। सो अगर आप मल्टीपल चीजें, आईडी है, नेम है, मैसेज है, वट एवर यू वॉन्ट टू स्टोर, अब मैंने आईडी स्टोर कर दी, इसके बाद में कोई और दो तीन चीजें ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐड कर लूंगा। तो मेरे पास जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसके ऊपर किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा कि ये नल क्यों है या ये क्यों है, इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं है। तो जो उसमें आप क्वेश्चन पूछे थे, ये देखें हमारे पास यहाँ पे बैकअप्स के ऑप्शन हैं, ठीक है। तो हम बैकअप्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेटेड बैकअप्स की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ हो जाता है, फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर स्केड्यूल भी सकते हैं। कर सकते हैं, स्केड्यूल हाँ, ऑटोमेटिक बैकअप है। हाँ, ठीक ऑटोमेटिक बैकअप्स में स्केड्यूल ही है ना, कि आप कहते हैं कि डेली बेसिस पे लेना है या वीकली बेसिस पे लेना है, वो सारा कुछ आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद वेरी इज, है। ठीक है। तो दिस इज अ डायनोमोडीबी, एज सिंपल एज दैट। हम डायनोमोडीबी का टेबल इस तरह से बनाते हैं, इसके अंदर फिर आगे बहुत सारी चीजें हैं कि ऑटो स्केलिंग आपने इनेबल करनी है नहीं करनी है, रीड कैपेसिटी क्या रखनी है, राइट कैपेसिटी क्या रखनी है, देयर आर द मल्टीपल थिंग्स दैट यू हैव टू कॉन्फ़िगर देयर। एंड ऑब्वियसली वो जब हम दैट इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, बिकॉज वेबिनार के अंदर हम इस तरह इन डेप्थ नहीं कवर कर सकते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट है ना वो फिर लूज होना शुरू हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, हम नेक्स्ट एक सर्विस है दैट इज अ लैम्डा फंक्शन, ठीक है। ये लैम्डा मेरे पास आ गया, हम इसको एक न्यू टैब के अंदर ओपन करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से सिंपल करेंगे क्रिएट फंक्शन। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि आप ब्लूप्रिंट यूज करना चाह रहे हो, कंटेनर इमेज यूज करना चाह रहे हो, कि स्क्रैच से, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक फंक्शन है मैं स्क्रैच से यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और उस फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ लैम्डा फंक्शन,
ठीक है। अब मुझे रन टाइम के ऊपर कौन सी लैंग्वेज चाहिए? सो फॉर मी द लैंग्वेज विल बी पाइथन 3.9। सो ये पाइथन 3.9 है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से। बाकी सब चीजें मैं सेम रहने दूंगा। अब ऑटोमेटिकली ये मेरे लिए एक रोल क्रिएट करेगा एग्जीक्यूशन का। तो जब ये क्रिएट हो जाएगा लैम्डा फंक्शन, उस रोल को हम मॉडिफाई करेंगे और उसमें हम उसको परमिशन देंगे फॉर द डायनोमो डीबी, कि आप डायनोमो डीबी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी उस्मान। सर बेसिकली जो यहाँ पे ना रन टाइम के नीचे अगर आप देखें ना, तो आर्किटेक्चर लिखा हुआ है ARM 64 SX8664। जी। मैं मैकबुक यूज़ करता हूँ और इसमें आर्किटेक्चर के बहुत ज़्यादा इस सेंस में प्रॉब्लम आते हैं। पहले ये इंटेल की चिप यूज़ कर रहा था, अब M1 है, M2 है, M3 M4 है। जो चीज़ें इंटेल पे सपोर्ट हो सकती हैं ना, वो M1 M2 पे बिल्कुल नहीं होती, और जो M1 M2 चिप पे हो जाती हैं वो इंटेल पे नहीं होती। इसमें जो आर्किटेक्चर का इसने दिया है, इसकी रीजन क्या है? इसको देने की जरूरत है। लैम्डा तो इसके अपने सर्वर पे चल रहा है जो कि मैनेज्ड है, और हमें तो हमारे एंड पे तो इसका मतलब कि कुछ चीजें हम नहीं करनी। तो ये अगर अपने एंड पे चीजों को मैनेज करे तो ये आर्किटेक्चर देने की क्या जरूरत है? बस ये क्वेश्चन है। अच्छा, आर्किटेक्चर वो आपसे पूछता है। समटाइम्स होता है कि आपके पास जो कुछ कोड ऐसा होता है जिसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है। तो उस केस के अंदर आर्किटेक्चर आपको देने की जरूरत है, अदर देन डेट आपको आर्किटेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कि आपको किस किस्म का कंप्यूट प्रोसेसर चाहिए। सर्वर वो खुद मैनेज कर रहा है, नो डाउट है, हम्म। वो सर्वर खुद मैनेज कर रहा है, वो हमने नहीं करना। लेकिन हम उसको सिर्फ ये बता देते हैं कि हमें कंप्यूट प्रोसेसर किस किस्म का चाहिए। वो उस कंप्यूट प्रोसेसर के साथ जो है हमें डिप्लॉय करके दे देता है। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है। अब हम सिंपली इसको करते हैं क्रिएट फंक्शन। अभी हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया है, हमने कोई कोड वगैरह कुछ यहाँ पे पेस्ट नहीं किया। ओके, जस्ट वन मिनट। ओके, सो फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। अब व्हाट वी हैव टू डू इज कि मेरे पास एक कोड है। अच्छा, मेरे पास जो कोड है वो है शॉर्ट। ठीक है, वो छोटा सा कोड है। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब आपके पास कोड मल्टीपल फाइल्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो यू हैव टू क्रिएट अ जिप फाइल, और वो जिप फाइल आप अपलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। आप समझ लो कि एक किस्म का आपको विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ये प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो मैं कोड अपना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कोड मैंने अपना पेस्ट कर दिया। अब कोड पेस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे करूंगा डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब ये है कि जब मैं डिप्लॉय करूंगा, ये मेरा कोड अपने पास सेव कर लेगा। कोड उसने मेरा सेव कर लिया अपने पास, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट काम, ये देखें, रन टाइम सेटिंग्स हमारे पास आ गया, सारा कुछ आर्किटेक्चर, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है? हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये परमिशंस का टैब है। मैं जब परमिशंस के टैब पे जाता हूँ तो ये मेरा लैम्डा फंक्शन का रोल उसने बनाया है। ठीक है। हम कस्टम रोल भी दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो रोल वो भी बना रहा है, हम उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस रोल के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मुझे रोल पे लेके जाएगा। अब क्योंकि मेरे लैम्डा फंक्शन ने डायनोमो डीबी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन क्योंकि अलाउड नहीं है इन दोनों की आपस में, तो मुझे एक्सप्लिसिटली रोल के अंदर परमिशंस डिफाइन करनी पड़ेंगी कि ये परमिशंस मैं एलोकेट करूं लैम्डा फंक्शन को, कि लैम्डा फंक्शन उसके साथ कम्युनिकेट कर ले। तो ऑटोमेटिकली वो टू वे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर देगा बिटवीन द लैम्डा फंक्शन एंड द डायनोमो डीबी, राइट। तो सिंपली मैं अटैच पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ से एक कस्टम परमिशन डिजाइन भी कर सकते हैं आप, लेकिन एक मेरे पास प्री डिफाइंड है। सो मैं सिंपली डायनोमो डीबी को यहाँ पे सर्च करता हूँ, मेरे पास आके Amazon डायनोमो डीबी फुल एक्सेस। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको ऐड कर देता हूँ परमिशन के अंदर। तो ये परमिशन मेरे लैम्डा फंक्शन को एलोकेट कर दी गई है। अब मेरा लैम्डा फंक्शन इजीली डायनोमो डीबी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। अब हमने लैम्डा फंक्शन बना लिया है। लैम्डा फंक्शन के बाद हमने क्या करना है? द नेक्स्ट सर्विस इज एपीआई गेटवे।
सो हम एपीआई गेटवे को न्यू टैब में ओपन करते हैं। सो हम क्लिक ऑन क्रिएट एन एपीआई करते हैं। अब यहाँ पे एपीआई से हम मल्टीपल टाइप्स के हैं, एचटीटीपी एपीआई भी हो सकती है, वेब सॉकेट एपीआई भी है, रेस्ट एपीआई पब्लिक भी हो सकती है, रेस्ट एपीआई प्राइवेट भी हो सकती है। तो हमारे केस में है एचटीटीपी एपीआई, ठीक है, जो कि लेमडा और एचटीटीपी बैकएंड्स के साथ होता है, कम्युनिकेट लिंक हो जाती है। मैं इसको बिल्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं एपीआई का नेम देता हूँ लेट्स से सर्वरलेस, ठीक है। आईपी एड्रेस टाइप के हमें चाहिए, हमें IPv4 ही चाहिए, हम उसके अलावा कुछ नहीं यूज करेंगे। हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। मेथड हम बाद में ऐड करते हैं, सिंपली हम अभी एक एपीआई सिंपल सी क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब जो स्टेज नेम है डिफॉल्ट में उसको कह देता हूँ लेट्स से डिप्लॉय का मैं एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये ऑटो डिप्लॉय, मैं कोई भी चेंज करूंगा एपीआई गेटवे के अंदर वो ऑटोमेटिकली मेरी एपीआई डिप्लॉय कर देगा, मुझे मैनुअली डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास मेरी एक एपीआई बन गई है, ठीक है। अब एपीआई के अंदर राउट्स ऑब्वियसली हमने क्रिएट करने हैं, ठीक है। मैं सिंपली क्रिएट के ऊपर जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि एनी, कोई भी मेरा मेथड आ सकता है, और मेरा राउट जो है वो फॉरवर्ड स्लैश है बस। अगर आपके पास कोई पुट का मेथड है, पोस्ट का मेथड है, लेट से एपीआई वी1 अपलोड है, एपीआई वी1 डाउनलोड है, आप उस तरह से राउट्स डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ से राउट को क्रिएट कर दूंगा, ये मेरा राउट क्रिएट हो गया है। अब मैं इस राउट को जब सिलेक्ट करूंगा तो वो मुझे पूछ रहा है कि अटैच एंड इंटीग्रेशन, क्योंकि मैंने लैम्डा फंक्शन को इसके साथ इंटीग्रेट करना है, तो मैं इंटीग्रेशन के ऊपर जाऊंगा, ऐड इंटीग्रेशन करूंगा। देन अब इंटीग्रेशन की डिटेल्स वो मेरे से लेगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब वो इंटीग्रेशन टाइप पूछ रहा है, क्या आपने क्या इंटीग्रेट करना है, लैम्डा फंक्शन है, HTTP URI है आपके पास, प्राइवेट रिसोर्स है, इवेंट ब्रिज है, SQS है, ऐप कॉन्फ़िग है, किनेसिस है, स्टेप फंक्शंस हैं, ये चीजें आपने क्या इंटीग्रेट करना है। सो हमारे केस में सिंपल इज लैम्डा फंक्शन, मैं लैम्डा फंक्शन को सिलेक्ट करता हूँ। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि किधर लैम्डा फंक्शन है, किस रीजन के अंदर है। तो मेरा लैम्डा फंक्शन नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसने एआरएन मेरा पिक कर लिया यहाँ से, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिंपली मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा राउट भी क्रिएट हो गया, मेरी इंटीग्रेशन भी यहाँ से हो गई है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी उस्मान। सर जब आपने ये आर्किटेक्चर के नीचे ना जहाँ पे आपने ये लैम्डा किया था, वहाँ पे जब आपने फंक्शन प्रिंट किया था उसके नीचे एक डिप्लॉयमेंट था, एक टेस्ट का भी था। टेस्ट से मुराद क्या है? हम टेस्ट से क्या कर सकते हैं? एक तो होता है अच्छा, ना यूनिट टेस्ट, हम यूनिट टेस्ट जब हम टेस्ट प्रोग्रामिंग लेट से करते हैं। कि आपका एक लैम्डा फंक्शन है, ठीक है, जो आपसे आपका नाम मांग रहा है और आपका मैसेज मांग रहा है, ठीक है, जो अभी हम डिप्लॉय हम्म, करने जा रहे हैं। अब उसके अंदर आप एक उसको पैरामीटर्स पास करके, नेम और मैसेज आप पास करके टेस्ट कर सकते हो कि आइदर इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं रन टाइम पे कि मेरा ये जो फंक्शन है ये सही रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर यस, ये आप वहां पे टेस्ट कर सकते हो, रहा। ठीक है। अच्छा जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है एपीआई गेटवे के अंदर, हमने राउट्स कॉन्फ़िगर कर लिए, इंटीग्रेशन कर ली। आपके केस में अगर ऑथराइजेशन, आप ऑथराइजेशन कर सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज द कोर्स, क्रॉस ओरिजिन सोर्स शेयरिंग, ठीक है। कि डिफरेंट डोमेन से जो ब्राउजर्स हैं उससे जब इसको एक्सेस की जाए तो इसे अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। सो इसको हमें कॉन्फ़िगर करने की जरूरत होती है। मैं सिंपली यहां से कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। वो मेरे से पूछा एक्सेस कंट्रोल अलाउ रीजन, ठीक है, कि ओरिजिन आपका क्या है। मैं यहाँ से सिंपली स्टैटिक डिफाइन कर दूंगा कि मेरा कोई भी ओरिजिन हो सकता है, कहीं से भी रिक्वेस्ट आ सकती है, बिकॉज अभी मेरे केस में डोमेन नहीं है। तो मेरे पास तो स्टैटिक वेबसाइट एंड पॉइंट आएगा, मैंने उसी के बेस के ऊपर करना है, तो मुझे कहीं से भी आ सकती है। अब वो मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हेडर्स क्या है, आप हेडर्स डिफाइन कर सकते हो। तो मेरे केस में कंटेंट टाइप एक हेडर है, मैं वो डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। कंटेंट टाइप, राइट, मैंने ये डिफाइन कर दिया। वो पूछ रहा है मेथड्स कौन से हैं,
गेट क्या है, पुट क्या है, पोस्ट क्या है, ऑप्शंस हैं, पैच है, डिलीट है, हेड है। मैं कहता हूँ मैं स्टैटिक है, मेरे पास कोई भी मेथड आ सकता है। एक रियल टाइम एग्जांपल के अंदर आप सोचें जिधर आपके पास मल्टीपल एपीआई हैं, कोई भी मेथड आ सकता है, ठीक है, राइट। तो ये ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करनी है। अलाउ हेडर्स आपने सेलेक्ट कर लिया, मेथड सेलेक्ट कर लिया, और अलाउ ओरिजिन आपने सेलेक्ट कर दिया। अब आपने सिंपली यहां से इसको सेव कर देना है, आपकी कोर्स की पॉलिसी भी इनेबल हो गई है। अब आप जब इस एपीआई के ऊपर यहां से अगर आप देखो तो एपीआई का आपको लिंक मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक एपीआई का एंड पॉइंट आ गया है। मैं इस एंड पॉइंट को करता हूं कॉपी, राइट। अब मेरे पास एक फ्रंट एंड की फाइल है, मैं आपके सामने वो ओपन करता हूं। अब मुझे उस फाइल के अंदर एपीआई गेटवे का यूआरएल प्लेस करना है, ठीक है। सो मेरे पास एक पूरी फ्रंट एंड की फाइल लिखी हुई है, मेरे पास यहाँ पे ये देखेंगे ये यूआरएल है, ठीक है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्स डालना है, एपीआई गेटवे को उसने ट्रिगर करना है। मैं यहाँ पे ये अपना जो अभी एपीआई गेटवे का यूआरएल आया है ये प्लेस करूंगा, इसको मैं कह देता हूँ सिंपली सेव, राइट। ये आपने इंटीग्रेशन कर दी यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, आपने करना क्या है, आप S3 पे जाओगे, सिंपली वहां पे आप एक बकेट क्रिएट करोगे, फिर आप स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग इनेबल करोगे, उसके ऊपर अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड करके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल अपलोड करोगे, उसको पब्लिक करोगे, पब्लिक करके आप उसको यूज कर लो। सो मैं क्रिएट बकेट के ऊपर जाता हूँ, बकेट का नाम मैं दे देता हूँ सर्वरलेस। अच्छा, बकेट का नेम शॉर्टली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बकेट का नेम हमेशा यूनिक होता है आपका, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल सर्विस है। सो ग्लोबली लेट्स से कि सर्वरलेस की बकेट के नाम से मैंने सर्वरलेस के नाम से बकेट बना दी है, तो अगर उस्मान आके सर्वरलेस के नाम से बकेट बनाएंगे तो वो बकेट नहीं क्रिएट होगी, बिकॉज वो कहेगा कि ये नेम ऑलरेडी रिजर्व्ड है, आप कोई और नेम ट्राई करो। सो बकेट्स की जो आपकी बकेट्स हैं वो आपकी इस तरह से एक्ट करती हैं, ठीक। बाकी इसकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिसको कॉन्फ़िगर हम कर सकते हैं। अ, क्योंकि हमने पब्लिक एक्सेस इनेबल करनी है तो हम एसक्यूएल्स को इनेबल करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट राइटर कोई भी अपलोड कर सकता है, पब्लिक एक्सेस हम यहाँ से इसकी इनेबल करेंगे। एंड सिंपली ये एक चेक बॉक्स है जिसको हमें चेक करना है, एंड देन हम सिंपली क्रिएट बकेट करेंगे, हमारी बकेट क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखें उसने क्या कि सर्वरलेस के नाम से बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मैं इसको कर देता हूँ सर्वरलेस 2, राइट। उसने मुझे कहा कि सर्वरलेस 2 भी एग्जिस्ट करती है, मैं उसको कर देता हूँ सर्वरलेस डैश डेमो, मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है ये, ओके। इसको हम कर देते हैं चेंज डेमो सर्वरलेस, बिकॉज कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, उसके ऊपर वो प्रॉब्लम करता है। इसको हम डेमो कर देते हैं, सिंपल डेमो बकेट क्रिएट। अच्छा, डेमो भी रिजर्व्ड है हमारे पास, सो हम इसको कर देते हैं एल्बिस्टेक डेमो लैब, ठीक है। इसके ऊपर बकेट हमारे पास क्रिएट होगी जी उस्मान। सर अभी आपने ये नेम की यूनिकनेस के बारे में थोड़ी सी बात की। अब जब हम मोबाइल की एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं ना, तो वो बेसिकली उसकी डोमेन या आइडेंटिफायर होता है, उसके साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब अभी आपने कहा कि ये जो बकेट की सर्विस है ये ग्लोबल सर्विस होती है, इसमें नेम की यूनिकनेस ज़रूरी होती है। अगर से ये जो बकेट हम क्रिएट कर रहे हैं ये हमारी डोमेन या जो हमारा आईडी है, जिस आईडी से हम लॉगिन हैं उसके साथ अगर बाइंड हो जाती है, तो ये जो यूनिकनेस है इसको हम एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। मेरा मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ एग्जाम्प्ट हो सकती है अगर कोई बंदा चाहे, क्योंकि ये आपकी डोमेन या आपकी आईडी के साथ बाइंड होनी चाहिए। इसके पूरे ग्लोबल के साथ क्या ताल्लुक है, वो थोड़ा समझ नहीं आया मुझे इसका। देखें, हाँ, ग्लोबल से ताल्लुक ये है कि एडब्ल्यूएस का पूरा एक नेटवर्क है ना, ग्लोबल नेटवर्क है, जी जी। जिसके अंदर मल्टीपल रीजन्स आ रहे हैं, हाँ। ठीक है। तो ये किसी सर्विस के ऊपर स्टोर नहीं होती, ये किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर स्टोर नहीं होती बकेट, ये ग्लोबल होती है। तो लेट से कि अब जैसे मैंने लेट एल्बिस्टैक डेमो लैब के नाम से एक बकेट क्रिएट कर दी है, तो आप जी सेम नाम से अगर आके क्रिएट करते हो तो नहीं होगी,
वो आपको कह देगा ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है। या लेट से जिस तरह आपने डोमेन की बात की, मैं कहता हूँ एल्विस्टेक डॉट कॉम, मैंने एक डोमेन बनानी है, सब डोमेन बनानी है demo.elvistec.com, और उसकी स्टैटिक वेबसाइट मैंने यहाँ पे अपलोड करनी है। अब मैंने जी demo.elvistec.com अगर रिजर्व नहीं होगी, कहीं पे किसी ने इसके नाम से पैकेट नहीं बनाई होगी, तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अदर देन डैट ये मुझे क्रिएट करने नहीं देगा। ये इसकी ग्लोबली ये एडब्ल्यूएस की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि आपका जो नाम है हमेशा यूनिक होना चाहिए, और वो नेम किसी ने ऑलरेडी यूज ना किया हो मेरी नेम स्पेस के अंदर। अब देखें ना, गूगल की डोमेन है तो गूगल ने सारे अपने डोमेन सब डोमेन सब परचेज किए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज आप किसी भी जो चीज़ डोमिनोज है या वट एवर, कुछ भी है, कोई ऐसा ब्रांड जो चल रहा है इस वक्त मार्केट में, उसके मुताबिक आप बकेट का नाम रख लेते हैं। अब डेफिनेटली जब वो बंदे इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो कोई बंदा कहेगा यार, ये आपका सिस्टम बोलेगा कि यार ये तो बकेट को पहले ही इस नाम से बना चुका है, तो आप इस बकेट के नेम से क्रिएट नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा था कि ये यूनिकनेस आती है। जिस तरह मैंने बताया ना, मैं एप्पल की ऐप को जब अपलोड करता हूँ ना, तो वो मेरा आइडेंटिफायर देखता है। वो कह रहा है कि जो तुम्हारी ऐप का नाम है ना, उसका एक आइडेंटिफायर बनाओ। ये आइडेंटिफायर अब तुम्हारे साथ मुंसलिक हो गया है, अटैच्ड हो गया है। जब भी कोई बंदा उस आइडेंटिफायर को यूज करने की कोशिश करेगा, कहेगा कि इस आइडेंटिफायर को एक बंदा जिसने मेरा अकाउंट परचेज किया वो यूज कर रहा है, तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन वो चीज़ हाँ मेरे साथ बाइंड हो गई है। मैं वही कह रहा था, जब आप एक डिफरेंट आईडी से लॉगिन है, मैं एक डिफरेंट आईडी से लॉगिन हूँ, थर्ड पर्सन एक डिफरेंट आईडी से लॉगिन है, तो बकेट का नेम को हमारे आईडी के साथ बाइंड होना चाहिए, रेदर देन कि वो पूरी ग्लोबल में चेक करे कि यार इस सर, बकेट के ये नाम। देखिए उस्मान, ये तो एडब्ल्यूएस की है ना रिस्ट्रिक्शन, एडब्ल्यूएस ने जो मुझे रिस्ट्रिक्शन जस्ट दे दी है मैंने। मैंने आपको बताया कि मेरे एंड पे ये यूज केस है, वो मैंने सिर्फ अपना यूज केस बताया। हाँ, वो यूज केस देखें, यूज केस टू यूज केस वेरी कर सकता है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स देते हैं, सो यू हैव टू फॉलो दैट। इसका फायदा क्या होगा मुझे ग्लोबली, अगर कोई मेरी बकेट जो है वो, इसका फायदा क्या है मुझे? इसकी यूनिकनेस आइडेंटिफाई करनी होती है। बस एक यूनिकनेस आइडेंटिफाई यूनिक करूंगा बस। यूनिकनेस शॉर्टली मैं आपको ये कहता हूँ कि एक यूनिकनेस है, उस यूनिकनेस के लिए उन्होंने रखा हुआ है इसको। चलिए थैंक यू, मैं इस पे देख। क्योंकि ये ग्लोबल आर्किटेक्चर है, ग्लोबल नेटवर्क है, तो ग्लोबली इसको यूनिक रखने के लिए रखा हुआ है। ठीक है। ये क्योंकि आपको जो बकेट नेम है ना, बाकी जगहों पे तो आपके लेट्स से कि मैं EC2 की मशीन क्रिएट करता हूँ, उसकी एक इंस्टेंस आईडी होगी। ठीक है। मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, उसकी एक आईडी होगी, उसका एक आईडी। आइडेंटिफायर होगा। तो ठीक है। बकेट के केस में जो बकेट का नेम है ना, वो एक आइडेंटिफायर है। ओके थैंक यू। ठीक है। तो ये ग्लोबल आइडेंटिफायर है कि ये आइडेंटिफाई होगी कि ये बकेट मैंने क्रिएट कर दी है, तो अब कोई और इसको यूज नहीं कर सकता। हाँ, मैं डिलीट कर दूं और वो AWS के पूरे ग्लोबल नेटवर्क में से डिलीट हो गई है, तो फिर वो कोई नाम, सेम नेम कोई और यूज कर सकता है। जी जी ठीक। अदर देन ठीक है डेट सर। आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। सो हमने सिंपली एक बकेट क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी जाएंगे प्रॉपर्टीज के अंदर। प्रॉपर्टीज में जाके हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है, इसको हम एडिट करेंगे, इनेबल करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो रूट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर रिक्वेस्ट लैंड होनी चाहिए वो है index.html। हम वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। राइट। अगर आपके पास कोई एरर डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। कोई रिडायरेक्शन के रूल्स आपने लगाने हैं, आप वो लगा सकते हो। सो हमारी केस में सिंपल index.html मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ओके। सो अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब हमने करना क्या है कि हम जाएंगे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड फाइल्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है। मेरे पास डेस्कटॉप पे इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई है, मैं इसको अपलोड करता हूँ। ठीक है। और यहाँ से मैं सिंपली अपलोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अपलोड हो जाएगी। सो वंस अपलोड हो गई है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एक्शंस में जाऊंगा, इसको पब्लिक कर दूंगा मैं। ये पब्लिकली मेरे पास एक पब्लिक URL इसका जनरेट हो जाएगा, जिसको मैं ग्लोबली किसी को भी दे सकता हूँ, कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉपी URL करूंगा, मैं इसको ब्राउजर अंदर पेस्ट करूंगा, मेरे पास ये URL ओपन हो जाएगा। राइट। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमने इसको प्राइवेट रखना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो आपकी जो बकेट है वो कंप्लीटली प्राइवेट क्रिएट होगी, और फिर इसके अंदर हमारे पास एक आता है प्री सेंड यूआरएल्स। जब आप STK को, अगर आप लोगों में से किसी को आइडिया होगा, STK के थ्रू आप जब भी कोई फाइल अपलोड करते हो उसके अगेंस्ट आप एक प्री सेंड यूआरएल जनरेट करवा लो, और वो प्री सेंड यूआरएल आप शेयर कर दो।
ठीक है। या अगर आपने डेटाबेस के अंदर अपनी किसी एंट्री में स्टोर करना है तो आप प्राइवेट ऑब्जेक्ट यूआरएल के थ्रू भी स्टोर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट यूआरएल सेम ही रहता है, आप उसको पब्लिक करते हो तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, अदरवाइज नहीं होता। प्रीसेंट यूआरएल इज डिफरेंट, ऑब्जेक्ट यूआरएल इज डिफरेंट। तो ऑब्जेक्ट यूआरएल आप स्टोर करवा सकते हो। आपने कोई रिट्रीव करके किसी को डाटा शो करवाना है तो आप उस केस में प्रीसेंट यूआरएल जनरेट करवा सकते हो। प्रीसेंट यूआरएल टाइम बाउंड होता है। लेट्स से कि अगर आप कंसोल से जनरेट करते हो लाइक जीयूआई से, तो मैक्सिमम वो 12 आवर्स के लिए वैलिड हो जाए, 12 आवर्स से ज्यादा वो वैलिड नहीं होता। तो जैसे उस यूआरएल को जनरेट हुए हुए 12 आवर्स कंप्लीट होते हैं, एडब्ल्यूएस उसको ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट कर देता है। या आपने एक दफा वो प्रीसेंट यूआरएल यूज कर लिया है तो वो दोबारा यूजेबल किसी के लिए नहीं रहता। जी उस्मान। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई मुझे। आपने इसको पब्लिक और प्राइवेट का जिक्र किया। डेफिनेटली हम कुछ कई दफ़ा ये होता है हम एक चीज़ को पब्लिक नहीं करने चाह रहे, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ उसके एम्प्लॉयज़ इसको एक्सेस कर पाएँ। इस हम्म। तरह की एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं। उस केस में आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, वो मुझे रिवाइज कर दें कि हम सिर्फ इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों तक स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए प्राइवेट जब करेंगे तो किस तरह उसको हम रेगनाइज करेंगे? अच्छा, बकेट की सेटिंग्स हैं। अभी आपने जब बकेट क्रिएट कर रहा था तो आपने नोट किया होगा कि कुछ चेक बॉक्सेस है जिनको मैंने अनचेक किया था। जी जी बिल्कुल। ठीक है। पब्लिक को आपने अनचेक किया था, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ रही थी पब्लिक की, हाँ, आपने वो उसको हटाने के उसको मैंने अनचेक किया था तो मैंने वो बकेट अनचेक करके पब्लिक बना दिया, राइट। अब लेट से लिए। कि सपोज कर लो कि आपकी बकेट पब्लिक है, फिर हमारे पास ना बकेट लेवल पर पॉलिसीज होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे परमिशंस में। ये परमिशंस के अंदर ना हमारे पास पॉलिसीज होती हैं। ये ये है पॉलिसी। हम पॉलिसी डिफाइन कर देते हैं कि ये आईपी एड्रेस की रेंज है या ये डोमेन नेम है, इधर से रिक्वेस्ट आ सकती है। ठीक 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 है। यहाँ ये नीचे कोर्स की सेटिंग्स हम कोर्स इनेबल कर देते हैं कि भाई सिर्फ यहाँ से रिक्वेस्ट अलाउ करनी है। ठीक। इससे ओके। ये जेसन फॉर्मेट में होती है या एमएल फॉर्मेट में होती है? इसका क्या फॉर्मेट होता है ये जो आप मिशंस लिखते हैं यहाँ पे? जेसन अच्छा, फॉर्मेट होता है जेसन वो रीड फॉर्मेट होता करते है। जेसन एडब्ल्यूएस में परमिशंस आपकी सारी जेसन फॉर्मेट में। हैं? थैंक यू। ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि आप पब्लिक करके रिस्ट्रिक्ट कर दो। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप बकेट को प्राइवेट कर दो। बकेट पॉलिसी आप अलाउ नहीं करते लेकिन कॉर्ड्स की पॉलिसी आपकी उधर ही रहती है। हम्म, ठीक है। अब ठीक। जैसे आपने कहा कि आप ऐप डेवलपर हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपकी ऐप के अंदर कोई फाइल्स अपलोड होती होंगी। आप यूजर से इनपुट लेते होगे, उसकी कोई प्रोफाइल इमेज, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, वो डॉक्यूमेंट आप S3 के अंदर स्टोर कर देते हो। ठीक है। ठीक। उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट एक यूआरएल आपको मिलता है, उस यूआरएल को आप डेटाबेस में स्टोर कर देते हो। लेकिन यूआरएल आप जब पब्लिकली ओपन करोगे तो वो आपको एक्सेस डिनाइड, वो आपके लिए हम्म, एक्सेसिबल नहीं है। ठीक। लेकिन विद इन द एप्लीकेशन अगर वो यूजर दोबारा रिक्वेस्ट करता है तो आप एसडीके के थ्रू एक प्री साइंड यूआरएल उसके अगेंस्ट जनरेट करवा सकते हो, उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, उस फाइल के अगेंस्ट। और वो उस प्री साइंड यूआरएल के थ्रू आप डिस्प्ले कर सकते हो कि डाउनलोड के बटन के साथ आप पीछे बाइंड कर सकते हो, राइट। अब वो जब एक दफा डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेगा, फाइल डाउनलोड हो जाएगी, वो प्री साइंड यूआरएल आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ओके। ओके। सो ये हमारे पास एक सर्वरलेस ऐप है। अब मैं सिंपल इसके अंदर देता हूँ अपना नेम, लेट से मैं कहता हूँ, और मैं एंट्री दे देता हूँ, वेलकम टू AWS सर्वरलेस वेब ऐप, राइट। और मैं इसको सेंड कर देता हूँ मैसेज। ठीक है। अब उसे समझेगा कि मैसेज सेंडिंग के अंदर एक एरर आया। हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और नेटवर्क में जाकर देख लेते हैं कि क्या एरर है। ओके। ये देखें, उसने मुझे कोर्स का एरर जो है वो थ्रो कर दिया। और से थोड़ा। ठीक है। हम एपीआई गेटवे में जाते हैं। इस एपीआई के अंदर हम कोर्स में आते हैं। ओके। हमारे हेडर सेव नहीं हुए। वो हमने ऐड किए थे, वो सेव नहीं किया हमने उसको। ठीक है। हम यहाँ से इसको स्टैटिक करते हैं और ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ से हम दे देते हैं कंटेंट टाइप, राइट। और इसको हम ऐड करते हैं, इसको हम सेव करते हैं एंड अगेन हम इसको सबमिट करते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। एक दफा हम इसको हार्ड रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से यहाँ पे मैसेज देते हैं अपना।
अब देखते हैं कि मैसेज जाता है कि नहीं जाता। ओके, उसने स्टिल हमें कोर्स का एरर थ्रो कर दिया। और कोर्स का एरर आप देखें हमारे पास कहाँ से है, एपीआई गेटवे से ही आ रहा है। ओके, क्योंकि डिप्लॉयमेंट हमारी ऑटोमेटिक है, सो जस्ट 1 मिनट हम देख लेते हैं इसको कि किधर एरर है। ओके, मेथड हमारा अलाउड है, ओरिजिन हमारा अलाउ है, ठीक है, एड्रेस भी हमारा अलाउ है। जस्ट 1 करता हूँ। अच्छा, अब हम करते क्या है कि हम एक जो एपीआई है ना वो नहीं बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज वो राउट हमने चेंज कर दिया, वो डिफॉल्ट के साथ जाना चाहिए था, वो हमारे पास प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, हम इसको करते हैं सर्वरलेस एपीआई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से इसको, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये, ठीक है। और हम इसको करते हैं क्रिएट राउट एनी, क्रिएट कर देते हैं। राउट के अंदर हम आते हैं, अटैच इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, और इंटीग्रेशन के अंदर हम लैम्डा फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं, और सिंपली हम इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। हम स्टेज इसकी जो है ना वो हमने डिफॉल्ट ही रखी है, हमने कस्टम स्टेज नहीं बनाई। कोर्स में आते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पे भी हम स्टैटिक दे के ऐड कर देते हैं, यहाँ पे भी हम स्टैटिक दे के ऐड कर देते हैं, मेथड यहाँ पे हम स्टैटिक कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है, तो हम सारे मेथड अलाउ कर सकते हैं। सेव करते हैं, ठीक है। हम ये सर्वलेस एपीआई पे आते हैं, ये एंड पॉइंट हमें मिल गया इसका। अ, हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके इस एंड पॉइंट को हम रिप्लेस कर देते हैं। सो ये जो एक चीज जिसमें मैं आपसे भी बात कर रहा था ना कि आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, लेकिन मैनुअल एफर्ट के अंदर आपके पास एरर्स आते हैं। तो आई हैव वर्कड मल्टीपल टाइम्स ऑन द एपीआई गेटवे, लेकिन कभी एरर नहीं आया। और समटाइम ये होता है कि आप एरर फ्री सारा काम करवाना चाह रहे होते हैं और उसी टाइम के ऊपर आपके पास एरर्स आते हैं। सो एरर्स आना इज नॉट अ बैड थिंग, हमेशा आपके पास लर्निंग ही आती है एरर से। तो कोशिश तो हर बंदे की होती है कि एरर्स ना आए, लेकिन स्टिल अगर आपके पास एरर आ जाता है तो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज जो एरर्स होते हैं वो हमेशा एक अच्छी चीज होती है। अगर आप Exactly. आपका हमेशा, अगर आप ये कहो ना कि हमेशा हैप्पी फ्लो चलता रहेगा, तो हैप्पी फ्लो से आपकी लर्निंग नहीं होती। जिधर एरर्स आते हैं और आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है, सो वहां पे आपकी लर्निंग होती है। एंड रिमेंबर दैट डेवऑप्स इज मोर अबाउट ट्रबल शूटिंग, ठीक है। 20% टूल्स हैं, चाहे क्लाउड है चाहे ओपन सोर्स टूल्स हैं, बाकी 80% आपकी ट्रबल शूटिंग है। सेम गोज विद डेवलपमेंट, कोड आपको हर जगह से मिल जाता है, आप कोड कॉपी पेस्ट करके यूज भी कर लेते हो, लेकिन जिधर ब्लॉकेज आती है, ट्रबल शूटिंग स्किल्स वहां पे आपकी काम आती है निकालने में। True. अब ये देखें 403 फॉरबिडन उसने दिया है, क्यों दिया है, कोई बता सकता है? मैंने यूआरएल ओपन किया, उसने मुझे 403 दिया है, वाई? बिकॉज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल जो हमने अपलोड की है उसको हमने अभी पब्लिक नहीं किया, Okay. Okay. राइट। तो True. इसलिए हमारे पास एरर आया है। ये देखें हमने पब्लिक किया है, एरर रिजॉल्व। अब हम कहते हैं मैसेज को देते हैं। सर 400 की जो रेंज है वो तो क्लाइंट साइड एरर की होती है आई थिंक, और 500 सर्वर की होती है। तो ये सर्वर की तरफ से नहीं एरर आना चाहिए था। 403 फॉरबिडन आया है ना, ये एक्सेस डिनाइड है। Access. हाँ, access denied. हाँ, तो तो एक्सेस ये डिनाइड, एक्सेस हमने सर, अलाउ नहीं ना की। ठीक ठीक।
अब हम इसको सबमिट करते हैं। अच्छा, उसने फिर हमें एरर दे दिया सबमिशन का। अब हम देखने के एरर क्या है हमारे पास। अब देखें, अब उसने 500 दे दिया। एरर चेंज हो गया हमारे पास। जी। ठीक है। सो दैट इज हाउ एरर मैटर्स। पहले हमारे पास क्या एरर आ रहा था? कंटेंट टाइप का। डेमो को एक दफा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो आए, हमने क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग भी इनेबल किया, तो हम स्टैटिक वेबसाइट के एंड पॉइंट के थ्रू भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट जो हमारा एंड पॉइंट है ऑफ द ऑब्जेक्ट यूआरएल, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो सिंपली हमने करना क्या है कि हम यूजर नेम देते हैं, अपना नेम देते हैं, और उसको कह देते हैं वेलकम टू AWS सर्वरलेस वेब ऐप। ठीक है। सो अब हम सबमिट करते हैं मैसेज, तो हमारे पास मैसेज आ रहा है सेंड सक्सेसफुली। अब मैं आपको बैकएंड पे जाके एक्सप्लोर आइटम्स पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें हमारे पास आइटम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, मैसेज भी आ रहा है और नेम भी आ रहा है। ठीक है। और ये देखें आईडी भी हमारे पास आ रही है। तो आईडी हमारे पास यूनिक आ रही है, मैसेज और नेम हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। अब आप लोगों का ड्यूरिंग दी डिस्कशन एक क्वेश्चन था उस्मान का कि हम क्या चीज है, यूनिकनेस क्या होगी। सो अब यूनिकनेस आप देखेंगे, हमने यूनिकनेस के लिए आईडी जो पार्टीशन की है हमारी वो यूनिक होगी, और वो हमारे पास हर टाइम पे यूनिक आ रही है, हर इन्वोकेशन पे यूनिक आएगी। मैसेज हमारे पास जो है वो सेम रहेगा, ASDFG आप कोई भी मैसेज दे देते हैं वो होगा। नेम, सेम नेम के साथ आप मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो यूनिक आइडेंटिफायर है आपके पास, वो आपकी आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो पूछें। नो सर, यहाँ तक क्लियर। जी, रिजवान, उस्मान। बस क्लियर है, थैंक यू। ठीक है। तो सर इसमें एक चीज बस जी, बता देंगे, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट जो होता है वो उसको हम यहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे? ये प्राइमरी की का तो आईडी के थ्रू हो जाएगा मैनेज, तो फॉरेन की का कैसे होगा? अच्छा, जो फॉरेन, हमारा। यहाँ पे फॉरेन की नहीं होती, यहाँ पे सॉर्ट की होती है। सॉर्ट की बेसिकली होता है कि आपने इंडेक्सिंग करनी है, आपने सॉर्ट करना है डाटा को किसी बेस के ऊपर। तो ठीक है। उस चीज के लिए आप यूज करते हैं। ओके। जी, एनी अदर ठीक हो क्वेश्चन? गया। नो, यही है, बस यही था कि हमें अगर इसको लिंक करना है किसी और टेबल के डाटा के साथ, वो हम फिर शॉर्ट की के थ्रू करेंगे। एग्जैक्टली। ओके। ठीक होगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, यही। जी, डेट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। इसमें इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। कंप्लीट रिकॉर्डिंग अलहदा होगी, और लैब रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी अलहदा से अपलोड कर दी जाएगी। ठीक हो गया। राइट। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट हमारा इसमें क्या, किस तरीके से मतलब हमारी क्लासेस और सारी चीज़ें कंडक्ट होंगी, कैसे, कब से हम स्टार्ट करेंगे वो सारी चीज़ें? अच्छा, कोर्स के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। कोर्स की जी डिटेल्स ये जी। हैं कि हमारे पास ये 4.4 मंथ्स का कोर्स है, जो कि हमारा एवरी सैटरडे एंड संडे क्लासेस होती हैं। उसमें इसी तरह हमारे पास जो है ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं आफ्टर द लाइव। इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें हम कवर करते हैं वो चीज़ें ये हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरेटिकल बोथ होता है। ये नहीं कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल पे रहते हैं, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ है। लाइव सेशंस हैं, रिकॉर्डेड भी हैं। AWS के अकाउंट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस के लिए। क्विजेस होती हैं, असाइनमेंट्स हैं, मॉक एग्जाम्स आपको मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अ, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर आप लोगों को ऐड किया जाएगा। एक कम्युनिटी ग्रुप है और एक कोर्स का बैच का ग्रुप होगा। उसके अंदर जितनी भी चेंजिंग है हमारे पास, जो भी अपडेट्स होंगी रिगार्डिंग द कोर्स, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। ऑन कोर्स ठीक हो कंप्लीशन गया। आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक सर हो गया। लास्ट क्वेश्चन ये था कि इस जो आपका कोर्स शुरू हो रहा है, इसको जी जी। आप एंटरटेन कर रहे हैं या उस्मान अहमद कर रहे हैं? क्योंकि आप अभी तक तो उस्मान अहमद का पर्सनल मीटिंग रूम यूज़ कर रहे हैं ना।
तो इसके अच्छा, बारे में थोड़ा सा बेसिकली क्लियर। बेसिकली एल्बिस टेक के लिए जो मीटिंग रूम है हमारा वो यही है, बिकॉज ये स्टार्ट के अंदर हमने एक पर्सनल ईमेल पे बना दिया था, तो मीटिंग रूम हमारा यही है। इसमें उस्मान साहब डेवॉप्स का कोर्स पढ़ाते हैं, जिसमें ओपन सोर्स टूल्स आते हैं, डॉकर, गिटहब, एंसिबल, जेंकिंस, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म, वो कोर्स वो पढ़ाते हैं, और एडब्ल्यूएस का जो कोर्स है सारा वो मैं ही कवर करता हूँ। ठीक सर। मीटिंग रूम आपको हमेशा एक ही मिलेगा हमारा। ये सर कब ओके से सर, स्टार्ट, थैंक कब से होगा? इंशाल्लाह हम 30th ऑफ अगस्त से स्टार्ट करें, ठीक है। और एवरी सैटरडे एंड संडे हमारे पास ये लेक्चर्स हुआ करेंगे। 2 आवर्स के लेक्चर्स हैं, उसमें हैंड्स ऑन, पहले हम थ्योरेटिकल नॉलेज डिस्कस करेंगे, फिर उसका हैंड्स ऑन करेंगे, और इस तरह से वो होगा। और फिर देन फर्दर आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, तो रिकॉर्डिंग के थ्रू आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। आपने हैंड्स ऑन करना है, आप हैंड्स ऑन कर सकते हैं। वो थ्रू आउट द कोर्स आप हैंड्स ऑन खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर, यही था। ओके, दैट्स इट। Thank you so much, everyone, for joining the webinar. I hope it went well. Errors आए हैं कुछ, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। नहीं नहीं सर, एरर्स की वजह से काफी ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड करने का मौका मिला है कि कैसे कैसे कहाँ से पूरा फ्लो कैसे चल रहा था, सारी चीजें समझ आई। थैंक यू सो मच। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आप ओके। लोगों के साथ शेयर कर दिया चैट में। आप लोगों जी को जी। कोई क्यूरी वगैरह हो, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। श्योर, थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।